अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम पहला जो लेक्चर है सेल फिज़ियोलॉजी का वो पढ़ेंगे, देखेंगे। दो पार्ट्स में होगा, एक में स्ट्रक्चर है और नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन होगा। आज हम स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। वैसे तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं सारा कुछ, लेकिन फिर भी जो है वो हम इसको देखेंगे। थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ एनिमेटेड वीडियोस ऐड की हैं आपको, वो आप लोग वो एंजॉय करेंगे। तो व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज़ सेल से बनी है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेल्स मेक अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ दैट कीप लिविंग देम अलाइव। अगर सेल कोई भी डैमेज होता है तो आगे चलकर जो है वो ऑर्गन को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट नहीं करता, ऑर्गन का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम नॉर्मल फंक्शंस पढ़ेंगे तो ही हम एबनॉर्मलिटी को या एबनॉर्मल फंक्शंस को या एनॉमली को डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, सेल थ्योरी जो है वो हम कर चुके हैं। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी बेसिकली तीन है। ऑल नोन living things are made up of one or two more cells. We already know that all living things arise from the pre-existing cells of by division. The cell is the basic unit structural function of the living organisms. ये हम सारे कुछ चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल थ्योरी बेसिकली इन तीन पॉइंट्स की जो है वो सॉरी सेल थ्योरी इन तीन पॉइंट्स का मजमूआ है, इन 3 पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है। सारी की सारी एक या दो सेल से बनी है। सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी बनाता है और उसको फंक्शन भी देता है। सेल थ्योरी टाइमलाइन जो है ये साइंटिस्ट के नाम हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल जो है 1566 में, 1674 में जो है वो लिविंग सेल उसने किया था। एंटोन ने उसको ऑब्जर्व किया था। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। 1835 में जो है वो फ्लूइड डिस्कवर किया गया था फ्लैक्स के थ्रू। 1838 में जो है वो मैथियस शेल्डन ने क्या क्या था, प्लांट्स जो हैं वो ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और 1839 में जो है वो परकंजे जो सेल्स हैं या प्रोटोप्लाज्म है वो किया था जेई ने। उसके बाद 1839 में शॉन ने जो है वो एनिमल सेल्स का आइडिया दिया था कि दे आर आल्सो मेड फ्रॉम एनिमल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। 1845 में सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ डिक्लेयर किया गया था और 1855 में जो है रोडोल्फ ने ये प्रपोज किया था कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Cell physiology, the inner life of cell, components and functions, cell to cell junctions forming tissues and how it is integrated. Inner life of cell is just like a huge new world that is being introduced to you in a few segments in a few weeks. एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और अलग-अलग और साइमल्टेनियसली भी हो रहे हैं, एक ही वक्त में हो रहे हैं लेकिन उनका फंक्शन अलग-अलग परफॉर्म हो रहा है। We already know about unicellular organisms. एन ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, उनमें ये ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरामीशियम है, यीस्ट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और फंगस है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप के थ्रू ऐसे नज़र आते हैं, ये देखें, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक सेल्स नज़र आ रहे हैं और मसल सेल्स जो है वैसे स्ट्राइटेड सी अपीयरेंस होती है जैसे लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा जी, सेल का साइज़ बड़ा मैटर करता है। जितना सेल का साइज़ बड़ा होगा उतनी उसकी पोजीशन और एक्टिविटी डिफरेंट होगी। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्म का है, वो 0.1 माइक्रोमीटर का है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो 18 सेंटीमीटर का है, जो कि एग है। माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर।
1000 मिलीलीटर, सॉरी। ह्यूमन साइज का सेल जो है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो हम देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो स्पर्म का सेल है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट जो है ओवर में 120 है। और लॉन्गेस्ट जो नर्व सेल है, जो आपकी नर्व्स हैं जो ब्रेन को सिग्नल लेकर जाती हैं, वो 1 मीटर तक हो सकती हैं। शेप ऑफ द सेल डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर मेनली। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाइकनकेव शेप के हैं। नर्व सेल्स जो हैं वो जो इन्होंने इम्पल्सेस कंडक्ट करनी होती हैं उनके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं। WBCs जो हैं उन्होंने अपनी शेप चेंज की है, वो RBC से बड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियाज को खाना होता है। इनकी मेनली वैरायटी जो है ना डिपेंड करती है फंक्शन, सेल के फंक्शन के ऊपर। कुछ सेल जो हैं जैसे यूग्लेना है और अमीबा है वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फूड, डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो हम डिटेल्ड सेल जो है स्ट्रक्चर का वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लैब में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये 2-3 या एक पूरे के पूरे कमरे पे मुश्तमिल होती है और ये 500,000 तक इसका जूम लेवल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो हम एक सेल तो जो है वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन उसमें ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही नज़र आता है। एनिमल सेल जो है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस पे, गोल्जी बॉडी पे, वेसिकल्स पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, सॉरी नो माइटोकॉन्ड्रिया पे, साइटोप्लाज्म पे, सेंट्रियोल्स पे, लाइसोसोम्स पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ है न्यूक्लियस पे। प्लांट सेल जो है वो भी इसी तरह है, सिर्फ उसमें सेल वॉल का डिफरेंस होता है। बाकी तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का जो डिफरेंस है वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो ये लेबलिंग के साथ जो है वो डायग्राम आपको दी गई है, ये आप पहले FSC में बड़े अच्छे तरीके से करके आ चुके हैं। बैक्टीरियल सेल जो हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज capsule 1, this is cell wall 2, this is plasma membrane 3, this is cytoplasm 4, this is flagellum 5, this is food granule 6, this is plasmid 7, this is ribosomes 8, this is nucleoid 9 और ये इसके पिट्स हैं। अच्छा, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो डिपेंड कर रहा होता है, कंसिस्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, सेंट्रोसोम है और साइटोस्केलेटन है। इफ़ वी स्टडी a cell under microscope, we would came across 3 features in almost in every cell: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Other features may be different from other cells due to their function, due to their position, due to their activities they are going to perform. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment and possible due to these features. सेल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बेसिक सेल कंपोनेंट्स सेल के हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जो आपकी सारी गोल्जी बॉडीज़ और बाकी चीज़ें हैं, जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेट्रा। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन करती क्या है? बेसिकली तो ये एक शेप देती है सेल को, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग करती है, फ्लूइड कंपार्टमेंट बनाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, कम्युनिकेशन करती है आउटसाइड द सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को,
स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को और टिश्यूज़ को, फिजिकल बैरियर है. It formed by tail-to-tail arrangement of the phospholipid molecules. We already go through in your 12th standard. ये खुद सेल्फ असेंबल हो जाती है लाइपोसोम्स में, मिसल्स में और बायलेयर में. एक एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है, एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक होता है. बोथ हाइड्रोफिलिक and hydrophobic ends have different functions. Will be discussing in detail in a function of a cell membrane. Now this become lipid bilayer, and again and again and again. This is how cell formation. अच्छा, अब ये बैरियर कैसे रेगुलेट होता है? क्योंकि दो एंड्स पोलर जो हैं, हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं, वो आपस में मिल जाते हैं. जैसे ये हैं, these are the hydrophobic ends and these outer ends are the hydrophilic ends. This creates a polarity against or around the cell membrane. हाइड्रोफोबिक टेल्स आ जाती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं. स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं. अदर फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन कंपोनेंट बन जाते हैं. आउटसाइड जो देखें, ये आउटसाइड है सेल की. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर, दिस इज़ इंट्रा सेलुलर. इधर नीचे सेल है, इधर जो है वो आउटसाइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. जो लिपिड बायलेयर है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट द कोलेस्ट्रॉल बिग मॉलिक्यूल्स. स्फिंगोलिपिड्स हैं. These are the sphingolipids for the transportation of specific sort of molecules and ions. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. इसके ज़रिए लार्ज मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ज़रिए पास हो सकते हैं, आयंस पास हो सकते हैं. सोडियम है. ग्लाइकोकंजुगेट्स हैं, डिफरेंट सेल हैं. स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं जिनका लार्ज हेड होता है. ये इन्वॉल्व होते हैं सेल सिग्नल एंड ट्रांजैक्शन बाय फॉर्मिंग कोवेलेंसी, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, एंडोसाइटोसिस में, अपटेक ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया में. जैसे WBCs का फंक्शन है कि उन्होंने वायरसेस और बैक्टीरिया को अपटेक करना होता है. और ये लिपिड राफ्ट्स बनाते हैं. राफ्ट होती है, राफ्टिंग या राफ्ट्स होती है वो ऐसा कम गहरा पानी लेकिन जिसका बहाव बहुत तेज़ होता है, उसे राफ्ट कहते हैं. तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को अपने ऊपर बिठा के. सर्व एज अ राफ्ट और एज ए जो शिप है या कश्ती जिसे हम कहते हैं या जहाज़ जिसे कहते हैं, उस पर हम ये बोट उसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं. दीज आर स्फिंगोसिन एंड दीज आर द फैटी एसिड्स. दिस आर ग्रुप डिटरमिन द फंक्शनैलिटी. दिस इज़ द आर ग्रुप जो कि फंक्शनैलिटी को डिटरमिन करता है. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स 3 कैटेगरी के होते हैं: ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स. ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स जो हैं उनकी टाइप्स हैं मेमिलियल सेल्स में. अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स हैं, बीटा बैरल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. ये पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन इसको थ्रू एंड थ्रू होते हैं. ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में थ्रू एंड थ्रू होते हैं. ये ECF से कोई भी पार्टिकल मूव करवाते हैं अपने थ्रू और फिर ये ICF में आ जाते हैं. सिंगल पॉलीटॉपिक अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये. बीटा बैरल ये सेकेंड वन इज़ द बीटा बैरल हेलिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन. बैरल शेप्ड होते हैं इसलिए इनको नाम बैरल दिया गया. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, एंजाइम फंक्शन है, आयंस की फॉर्मेशन का फंक्शन है, रिसेप्टर फंक्शन है. पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से सिर्फ लगे होते हैं बाहर वाली साइड पे. दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स. ये अल्फा हेलिक्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं. नंबर 2 पे इंट्रैक्शन बाय द हाइड्रोफोबिक लूप
एंड नंबर 3 पे कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स के साथ, और नंबर 4 पे है आयनिक इंट्रैक्शन करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स के साथ। पेरिफेरल प्रोटीन के फंक्शन हैं, एंजाइमेटिक हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल में मीडिएट अटैचमेंट हैं, ट्रांसपोर्ट में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को अटैच करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक अलग से प्रोसेस है, आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं। रेगुलेशन सच एज एपोप्टोसिस में ये काम करते हैं। एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी एजिंग पे जब जाके सेल अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स जो हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स और एक्सोप्लाज्मिक सरफेस में इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स का प्रोटेक्शन का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन है, डिफेंस बैरियर है अगेंस्ट कैंसर, ट्रांसप्लांट कंपैटिबिलिटी है, जब हम ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं या टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, एक का टिश्यू दूसरे को लगाते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, सेल एडिशन करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनका जो रोल है वो रिकग्नाइज़ किया गया है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, न्यू फीटस डेवलपमेंट, न्यू बेबी डेवलपमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं। इसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है। चलें एक सेकंड, अब हम सेल मेम्ब्रेन की एक एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियस के साथ ऊपर आएंगे। जी, सेल मेम्ब्रेन की एनिमेशन आप लोगों ने एंजॉय की। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस होता है। डीएनए रेगुलेट करता है राइबोसोमल आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस को, डबल फॉस्फोलिपिड पेयर फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। फंक्शंस इसके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट होती है ताकि जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस इजी हो सके। जो मटेरियल एंटर होता है, एग्जिट होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स के साथ। जीन एक्सप्रेशन को स्पेसिफिक मटेरियल या स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए न्यूक्लियस से सिग्नल आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मीठा खा लिया है तो पेंक्रियास के बीटा सेल्स जो हैं वो फ़ौरन न्यूक्लियस से जीन्स आएगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, उसे सिग्नल पहुंचेगा और वो फ़ौरन जो है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। प्रोसेसिंग है प्री मैसेंजर आरएनए की, जो एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको प्रोसेसिंग करते हैं। अब हम एक न्यूक्लियस की एनिमेशन देख लेते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। The cytoplasmic membrane of a prokaryotic cell is the main gateway for movement of molecules in and out of the cell. This membrane may also be called the cell membrane or plasma membrane. Cytoplasmic membranes in bacteria are comprised of a phospholipid bilayer. Each phospholipid contains a phosphate head located on the outer part of the bilayer, attached to a glycerol and 2-fatty acid, which face the core of the membrane. The phosphate is negatively charged and hydrophilic, while the tail portion of the phospholipids is hydrophobic. Thus, cytoplasmic membranes are very effective at blocking passage of many molecules, while other molecules are allowed to pass. Cytoplasmic membranes also contain two types of proteins. Integral proteins often span the entire bilayer and act as channels for transport of molecules that normally wouldn't be able to penetrate the bilayer. Peripheral proteins are loosely attached to the membrane on one side or the other. Some of these may be glycoproteins, which are proteins bound to a polysaccharide. These proteins may function as recognition sites, enzymes, or receptors. Nucleus. The major part of the nucleus is made up of chromosomes. Each chromosome is made up of a giant molecule of DNA, which is 2 meters long. A little less than 2 turns of DNA wrapped around a set of proteins is called histones. The nucleosome is the fundamental subunit of chromatin.
Each nucleosome is composed of a little less than 2 turns of DNA wrapped around a set of 8 proteins called histones, which are known as a histone octamer. Each histone octamer is composed of 2 copies, each of the histone proteins H2A, H2B, H3, and H4. The whole complex of DNA and proteins is called chromatin. Transcriptionally inactive chromatin is called heterochromatin. Transcriptionally active chromatin is called euchromatin. There are about 25 million nucleosomes in each nucleus. The nucleus contains a nucleolus with a patchwork of granules rich in RNA. The membrane is permeable only to small molecules. However, it contains nuclear pore complexes. It is made up of proteins called nucleoporin, importance, and exportans. Major functions: messenger RNA synthesis and regulation of cell division. अच्छा जी, अदर कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें साइटोसोल है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज ये अपने अंदर समेट रहा होता है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। साइटोसोल का जो फंक्शन है वो बेसिकली सेल सिग्नलिंग है, साइटोकाइंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस है। साइटोप्लाज्म इंक्लूड करता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोसोल राइबोसोम्स के साथ, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीसोम के साथ जो कि प्रोटीन डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बनती है, उसकी फिनिशिंग भी ज़रूरी होती है। जैसे कार अभी बन के आती है तो उसकी फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जो लगी होती हैं वो हटानी होती हैं ताकि वो मार्केट में आ सके। वॉल्ट्स हैं जो कि उनका अपना फंक्शनल इफेक्ट है डेफिनेटली। लिपिड ड्राफ्टिंग के लिए वो हेल्प आउट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से सेल के अंदर या सेल से न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन फाइबर्स हैं, स्ट्रक्चर और मूवमेंट में विद इन द सेल हेल्प आउट करते हैं। अगर कोई सेल मूव कर रहा है जैसे स्पर्म सेल है तो उसके डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स होंगे। इनमें एक्टिन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब हम एक्टिन का देख लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, जस्ट लाइक एन हेयर, कि आपके बालों की तरह एक धागा सा है। एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके फाइबर पे। ये इट इज़ एसोसिएटेड विद मायोसिन फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कंटेन्स बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनमें टाइप 1 एंड टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं फॉर हेयर, नेल्स and especially forming the keratin, which is very much popular nowadays in cosmetic industry. Type 3 intermediate filaments, Dasmin, involve the structure support of sacromeres, connects the Z disc to the sacrolemmal cytoskeleton, and migration of the migration of cells during embryogenesis. Vimentin support cell membranes and पेरिफ्रेंस और इमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कि नर्व, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कि नर्व और ग्लायल सेल्स को जो है वो उसमें कंसिस्ट कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ टाइप 5 intermediate filaments. Filament group has types in neural tissues as well as in muscle tissues. 4. And now we come to type 5. These are the nuclear filaments providing support for nuclear membrane. Type 6 intermediate filaments for growth of axons. जो हमारे axons होते हैं, this is the body, these are the dendrites, and this long head having axon. Signals are being brought there and transported to their axon, and so on. The signal is sent to the other neuron and reach the destination. इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, बिल्कुल नैनो छोटी छोटी होती हैं।
इसमें अल्फ़ा और बीटा मोनोमर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि सेल साइकिल में एम फेस ऑफ सेल साइकिल में जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनकी। बेसल बॉडीज़ फॉर फ्लैजेला एंड सिलिया हैं। हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं वो फ्लैजेला और सिलिया वाले चलेंगे, आपकी असाइनमेंट होगी। ऑब्वियसली ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लैजेला एंड सिलिया, और उसकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। असेंबलिंग ऑफ ए सिलियम, साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स हेल्प करता है सेल शेप को मेंटेन करने में, इंटरनल कंपार्टमेंट को, वरना अगर सेल डी शेप हो जाए तो उसके सारे प्रोसेसेस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे अगर हम एक घर को डी शेप कर दें, चारों तरफ से दबाएं या उसका स्ट्रक्चर डी शेप करें, तो ऑब्वियसली उसकी फिटिंग, खिड़कियों की, दरवाज़ों की और आपकी फ़िटिंग चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह सेल स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपार्टमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट रूट्स प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म, एंड एड इन द क्रिएशन ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम सेल्स, क्रिएट मूवमेंट है along with the motor proteins, myosin, काइंसिन्स, अदर जो मोटर प्रोटीन्स हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस करते हैं डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज को जो है इनकी सिंथेसिस करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में हमारे पास आती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है ना, उनमें प्रोटीन प्रोडक्शन है, लिपिड फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड मैन्युफैक्चरिंग है, एटीपी जनरेशन है, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन है, स्टोरेज है। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म का एक वर्चुअल एनिमेटेड व्यू हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे है, ये आप लोग देखें। The cytoplasm is a portion of the cell that contains everything between the outer plasma membrane and the nuclear envelope. All of the structures inside the cell are sitting in a jelly-like fluid called the cytosol. Cytosol is made mostly out of water. You may have heard that the human body is as much as 60% water. This is true because the cytosol inside cells is made mostly of water. It is because the cytoplasm is mostly made of water that it doesn't provide very much support to the structure of the cell. In the human body, our skeleton of bones provides us with structure and support. In the cell, a structure called the cytoskeleton serves the same purpose. The cytoskeleton is made up of fibers and threads made of proteins that give the cell its shape, organize the inside of cells, and allow some cells to move from place to place. The largest of the fibers found in the cell, microtubules, are used by some cells to form tiny thread-like structures called flagella and cilia. These tiny structures can be used for cell movement. Within the cytoskeleton, microtubules also organize the inside of the cell. Microtubules are like the rafters of a building. They provide support and organization to the interior of the cell. Covering just about every part of the cell, other than the things inside the nuclear envelope, the cytoplasm is a general term that can be used to represent many of the diverse contents inside the cell. जी, सेल टू सेल जंक्शन है। ऑब्वियसली जब एक कम्युनिटी में लोग रहते हैं, आपस दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह हमारे सेल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, नेबर से अटैच होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल और मसल सेल्स के लिए, ताकि वो एज ए ग्रुप और एज ए होल यूनिट एक्टिविटी कर सकें। अगर हर सेल अपनी मर्ज़ी करेगा तो ऑर्गन जो है वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। Extracellular production of extracellular materials very important in connective tissue, communication between cells, cell migration during development and repair, junctions between cells जो होते हैं, इनके ये zones हैं different, जिनके साथ ये adherent होते हैं, different types of zones हैं, occludens है, adherents है,
मैक्यूला एडहेरेंस, एनुला एडहेरेंस, गैप जंक्शंस हैं, साइनैप्स हैं, जंक्शन बिटवीन सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, हेमीडेस्मोसोम्स हैं एंड फोकल रीजन्स हैं। अच्छा, अब इनमें जो है कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं, कुछ लूज जंक्शंस होते हैं। अगर हम ये देखें, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके these are the junctions, or this picture which is in the center, peripheral associated proteins comprised of the core scroll for intracellular compartments, intracellular components के साथ जो है ये जुड़ रहे हैं। This is the last one having secreted membrane adherent proteins हैं जो कि एक दूसरे के साथ प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं और ये आपस में exchange of materials, ions और अदर प्रोटीन्स कर रही हैं। इनमें अब कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है टाइट जंक्शंस में। क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपस में एक्सचेंज करने होते हैं प्रोटीन्स, अपनी पोलैरिटी मेंटेन रखनी होती है। अगर एक सेल का एक स्पेसिफिक पोलर लेवल है, एक स्पेसिफिक पोलैरिटी है, तो वो उसको मेंटेन करेगा और ये प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। यानी ये नहीं कि इस सेल की चीज़ें उधर चली जाएं और उस सेल की चीज़ें इधर आ जाएं अपनी मर्जी से। सेल मैट्रिक्स जंक्शन हैं, फोकल एडहेजन्स हैं, हेमीडर्मोसोम्स में साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, हेमीडर्मोसोम्स हैं जो कि एपिथेलियल और अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। गैप जंक्शन जो है हम बेसिकली इसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। गैप जंक्शन जो हैं प्रोटीन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम चैनल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। फंक्शन क्या है इनका कि कम्युनिकेट करते हैं सेल्स को, आयंस को, जो कि एक दूसरे से फौरी की फौरी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो उनमें नर्व सेल्स जो हैं वो एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू जो जाता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के, मसल्स के दरमियान, ग्लैंड्स के दरमियान, स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को से एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक एंड से दूसरे एंड को वो एक्टिवेट कर रहा होता है। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं वैसे लोड भी कर दूंगा। इससे पहले जो है वो टिश्यू से पहले अब आप एक दफ़ा जो ये जो सेल जंक्शंस हैं इनकी एक एनिमेशन देखें। When cells come in close contact with one another, they develop specialized intercellular junctions that help the cells communicate and connect. There are three major types of intercellular junctions in animal cells: tight junctions, anchoring junctions, and gap junctions. Tight junctions seal adjacent cells together tightly to one another, sort of like a zipper, and form a barrier that cannot easily be crossed. Cells connected by tight junctions serve as barriers in the body, sealing off cavities and preventing leaks. Anchoring junctions connect neighboring cells in particular spots, but do not seal the two cells together. In anchoring junctions, internal plaques attached to the cytoskeleton are joined by intercellular filaments. This creates a sheet of cells that is strong but also flexible. Anchoring junctions form in organs where tissues must stretch, such as the stomach or bladder. Gap junctions connect neighboring cells with a protein channel that allows for communication,
and also for the transfer of small molecules and ions. Gap junctions are important in heart muscle and smooth muscle because they allow for the flow of ions that let these cells contract as a unit. All of these junctions are important for forming strong connections with one another, establishing communication, and preventing the passage of unwanted materials. जी, टिश्यूज़, what tissues are formed, जो इस epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. Epithelial tissues जो हैं sheets of a single or multiple layer of cells of gland से होते हैं, barrier होते हैं outer layer के, function इसका होता है filtration का, absorption का, protection and defense का और communication का. Connective tissue जो है वो different types के होते हैं, different functions perform करते हैं, defense, protection, transportation, structure, storage, shock absorption, production. Muscle obviously motor movement, heat generation, protection. एंड टाइप ऑफ मसल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. स्केलेटल आपकी बॉडी के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स आपके विसरा के हैं जो आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं, और कार्डियक हार्ट के मसल्स हैं. नर्वस टिश्यू का फंक्शन कम्युनिकेशन है और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नर्वस टिश्यू के साथ कर लेते हैं. थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं और हमने इसको रिवाइज करना है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट. हमेशा क्वेश्चन एक ना एक सेल में से ज़रूर आता है, तो इसको ज़रा काइंडली आप देख लीजिएगा. बाकी 1-2 असाइनमेंट्स हैं वो मैं फिर अपलोड कर दूंगा. जिन्होंने पहले असाइनमेंट्स लेट जमा करवाई हैं वो इस खुशफहमी में ना रहें कि वो चेंज हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी. अपनी असाइनमेंट्स काइंडली जो है ना वो टाइम पे जमा करवाया करें. थैंक यू वेरी मच.